हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। आपने पहली वीडियो देखी थी हमारी ज़िंदगी के बारे में। अगर नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो ये उसी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि अगर हम एक ही पार्ट में सारी बातें बताते तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो आज हम सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं उसका। पहली वीडियो में आपने देखा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। मौसी घर से भागी थी और फिर सारे पैसे भी खर्च हो चुके थे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पैसे किस चीज़ के थे, क्योंकि जो नाना है वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनकी 6 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, तो बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो अपना घर का गुजारा सिर्फ थोड़ी बहुत सब्जियां बेचकर ही करते थे। और आप सोच सकते हैं कि थोड़ी सी सब्जियां बेचकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खाई जाती है, ना कि हम इतने कमा लेते हैं कि लड़कियों की शादी भी कर दें। तो जैसे जैसे लड़कियां बड़ी हुई थी तो जिनके साथ शादी हुई थी उन्होंने ही सारा खर्चा उठाया था सारी मौसियों की शादी का। तो नाना की तरफ से कोई खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि नाना के पास इतने पैसे नहीं थे। तो उसी तरह पापा ने भी सारा सामान खुद दिया था। जब रिश्ता हो गया था तो पापा ने एक जो पहले ट्रंक आता था वो भरकर कपड़े दिए थे मौसी के। वो ट्रंक पूरा भरा हुआ था और सोने की सारी चीज़ें, कानों के अंगूठी और एक चैन और बहुत सारी चीज़ें दी थी, गले का सेट और पायल वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें दी थी मौसी के लिए भी, और बहुत ज़्यादा साड़ियाँ थी और कैश भी दिया था अलग से। कैश भी बहुत ज़्यादा था, लगभग 1 लाख रुपए थे। सिर्फ रिश्ता हुआ था तब दिए थे वो। आप सोच सकते हैं जैसे कि रोका होता है उसी तरह से पहले ऐसे ही सिंपल तरीके से रिश्ता तय करते थे। तो पापा ने इतना सब कुछ दिया था। तो जाहिर सी बात है कोई अपना सामान, इतना सामान नहीं छोड़ सकता। हालांकि अगर 2 साड़ी या वैसे ही कुछ रुपए होते तो शायद पापा छोड़ देते, लेकिन इतना सारा सामान दिया था। तो इसी वजह से जब पापा को पता लगा कि मौसी घर से भाग चुकी है तो पापा तुरंत वहां पर पहुंचे थे नाना के पास, और उन्होंने अपना सारा सामान और पैसे मांगे थे। तो जो मौसी के गहने वगैरह दिए थे पापा ने, वो तो मौसी पहनकर ही भागी थी घर से। सिर्फ वहां पर साड़ियाँ वगैरह ही रखी हुई थी, और जो कैश था कुछ तो मौसी लेकर भाग गई थी, और कुछ मौसी क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही भागी थी और रिश्ता तो काफ़ी महीनों पहले हो गया था, तो मौसी वो सारे पैसे भी खर्च कर चुकी थी और जो बचे थे वो लेकर भाग गई थी। तो अब नाना के पास 1 भी रुपया नहीं था लौटाने के लिए। तो इसमें नाना की भी गलती है। नाना को ध्यान रखना चाहिए था कि मौसी किस वक्त कहाँ पर जाती है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहती है कि ध्यान रखें बच्चों का, क्योंकि नाना को पता था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मौसी का भागना पहली बार नहीं था, मौसी काफ़ी बार भाग चुकी है। और अगर कभी मैं चाहूँगी ये वीडियो मौसी तक भी किसी ना किसी तरह पहुँचे और उनको भी पता लगे कि उन्होंने जो किया, आज जिस जगह पर वो होती आज हम हैं उस जगह पर, और हमारा कोई कसूर भी नहीं था। ये सब मौसी के साथ होता, लेकिन अब हम भुगत रहे हैं। तो मौसी बहुत बार पहले भी भाग चुकी थी, और फिर भी इसके बावजूद भी नाना ने उनका रिश्ता तय किया और उन पर निगरानी भी नहीं रखी, क्योंकि नाना को पता था वो एक दिन ऐसा फिर से कर सकती हैं। लेकिन नाना ने कोई निगरानी नहीं रखी और उन्होंने फिर से ऐसा ही किया, और वो फिर से 1 हफ्ते पहले भाग गई और सब कुछ लेकर भाग गई। और यही नहीं, पापा की जानकारी में रेवाड़ी में एक शॉप भी थी, वहाँ से भी इतना सामान लेकर खरीद कर गई, वो भी उधार, और पापा के अकाउंट में लिखवा कर गई कि वो पैसे दे देंगे, क्योंकि जो शॉपकीपर थे वो पापा को अच्छे से जानते थे। और पापा मौसी के कपड़े दीवाने वहीं पर लेकर गए थे, तो वो मौसी को भी जानते थे कि उनके साथ पापा का रिश्ता तय हुआ है। तो वो वहाँ से भी काफ़ी सामान लेकर गई थी उधारी। वो तो हमें काफ़ी बाद में पता लगा, जब मम्मी की शादी हो गई थी और पापा उस शॉप पे दोबारा गए, तब उन्होंने बिल पकड़ाया, तब पता लगा। तो मौसी भाग गई और नाना ने साफ कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन पापा अड़ गए थे कि मुझे अपना सामान और पैसे चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था और पैसे थे, लेकिन नाना के पास नहीं थे देने के लिए। फिर नाना ने सोचा कि अब पैसे तो नहीं है, सिर्फ दो ही लड़कियां बची थी,
एक मम्मी और एक और मम्मी की छोटी बहन थी, तो वो तो काफ़ी छोटी थी उस समय, और मम्मी की उम्र भी सिर्फ 14 साल थी। तो नाना ने किया, नाना बोले कि अब वो भाग गई तो कोई बात नहीं, मैं अपनी छोटी लड़की की शादी कर दूंगा तुम्हारे साथ उसकी जगह। और नाना ने बिना सोचे समझे ये अपनी जबान दे दी। इसमें नानी का तो कोई कसूर नहीं था उस समय, तो नाना ने ही ये फैसला लिया था, तो सबने इस फैसले को मान भी लिया था। और फिर मौसी की जगह मम्मी की शादी हो गई, और मौसी फिर 6 महीने बाद आई थी, जब मम्मी की शादी हो चुकी थी और वो घर पे लौटकर आ गई थी वापस, क्योंकि वो सारे पैसे जो लेकर भागी थी वो ख़त्म भी हो चुके थे, और गहने वगैरह भी उन्होंने सब बेच दिए थे जिनके साथ वो भागी थी। और फिर 6 महीने बाद घर पे वापस आई थी, शादी वगैरह सब हो गई थी। और जो मेरी बड़ी बहन है वो होने वाली थी, तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था। तो जब मौसी वापस आ गई थी और फिर मौसी हमारे घर भी रहने आई थी, मौसी को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि मैंने ये सब किया, मैं ऐसे भाग गई थी। और इसमें नाना की भी गलती है, मौसी बार बार भागती थी और फिर घर वापस आती थी, तो नाना उनको फिर से पनाह भी देते थे घर में। ऐसे बच्चों को नहीं रखना चाहिए जो बार बार ऐसे नाक कटवा कर भागते हों। तो फिर वो वापस आई और फिर उन्हें कोई पछतावा नहीं था कि मैंने ये सब कुछ किया, और जिसकी वजह से मम्मी को शादी करनी पड़ी। तो दोस्तों अब शादी तो हो गई थी, तो मम्मी ने भी जैसे तैसे स्वीकार कर लिया था कि अब जो हुआ भगवान की मर्जी थी, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शायद रिश्ता तो मम्मी के साथ ही लिखा था, क्योंकि जोड़ियां ऊपर ही बनती है। लेकिन मम्मी मौसी से छोटी थी, तो मम्मी की शादी मौसी से पहले नहीं होती, तो भगवान ने ही शायद ये सारा खेल रचा था कि वो ऐसे ऐसे घर से भागेंगी, फिर मम्मी का रिश्ता होगा, क्योंकि रिश्ता तो मम्मी का ही होना था। तो मौसी के साथ शादी कैसे हो जाती। तो फिर सब कुछ सही चल रहा था, और फिर अचानक से हम तीनों भाई बहन भी हो गए थे, और फिर अचानक से पापा की तबीयत बीच बीच में ख़राब रहने लग गई थी, क्योंकि पापा को अस्थमा तो पहले से ही था, क्योंकि जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो काफ़ी चोट वगैरह आई थी पापा को, तो तभी से पापा को अस्थमा की दिक्कत आ गई थी। और फिर पापा को पथरी का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा बीच में, और डॉक्टर ने उनकी एक किडनी बिना पूछे निकाल ली थी। दिल्ली का हॉस्पिटल था, तो उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि पापा अकेले गए थे ऑपरेशन करवाने और वहाँ पर अकेले ही रहे थे। तो डॉक्टर ने बिना पूछे उनकी एक किडनी निकाल ली थी, और पापा ने काफ़ी दुख भी सहे थे, क्योंकि पापा का भी पूरा शरीर कटा हुआ था। तो वहाँ से एक किडनी निकाल ली थी। फिर कुछ सालों बाद तो पापा के दर्द रहने लगा, तब पापा ने यहीं पे डॉक्टर से अपना इलाज वगैरह शुरू किया। तो डॉक्टर को पता चला कि पापा की एक किडनी निकाल रखी है, तो हमें तब पता लगा। लेकिन पापा ने कोई केस वगैरह नहीं किया उस हॉस्पिटल पे। तो फिर भी सब कुछ सही चल रहा था धीरे धीरे। और दोस्तों जो पापा के भाई थे और जो उनकी वाइफ थी, वो बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही पापा का सब कुछ हड़पना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि पापा दूसरी शादी भी करें, तो इस वजह से वो हमसे काफ़ी स्टार्टिंग से ही जलते थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और ये भी नहीं चाहती थी कि पापा का कोई वारिस भी हो, क्योंकि मैं और मेरी बहन पहले 2 लड़कियां हो चुकी थी, तो उनको पक्का यकीन था कि तीसरी भी लड़की ही होगी और सब कुछ हमें ही मिलेगा, क्योंकि जो चाचा जी थे उनके 3 लड़के थे। तो फिर जब भाई हुआ तब उनकी दुश्मनी और बढ़ गई कि अब लड़का हो गया, और पापा की तो खुशी का ठिकाना भी नहीं था। तो फिर उन्होंने जो ये भूत प्रेत वगैरह का सिस्टम रहता है वो करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे ऊपर वो सारी चीज़ें आए और पापा किसी तरह हमें छोड़कर चले जाएं। तो फिर हमें घर में छोटी छोटी चीज़ें भी मिलती थी, जैसे की वगैरह, और लास्ट में उन्होंने जो जिसको कहते हैं भूत प्रेत की भाषा में चौकी रखवाना, वो रखवा दी थी पापा के नाम की।
तो फिर हमें तब भी पता नहीं चला कुछ भी। फिर हमने डॉक्टर का इलाज भी शुरू किया। धीरे धीरे हमारे साथ ये होता था कि पापा घर में रहते थे तो इतने बीमार हो जाते थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था, लेकिन बाहर जाते ही, उस गांव से बाहर जाते ही पापा बिल्कुल ठीक हो जाते थे, जैसे उनको कोई बीमारी ही नहीं है। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम उस गांव को छोड़कर कुछ दिन के लिए नानी के घर पे रह लेंगे। तो फिर हमने पैकिंग वगैरह स्टार्ट ही की थी। तो हम शिफ्ट ही होने वाले थे 9 अप्रैल 2009 को। तो लेकिन शायद जो चौकी रखवाते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो पूरी होने के बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। तो 9 अप्रैल 2009 की बात है। हम नानी के जाने ही वाले थे तो पापा की अचानक से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर हमें जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और पहले तो हम रेवाड़ी ही आए थे, लेकिन रेवाड़ी के डॉक्टर ने 1 घंटे रखकर बोला कि अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप चाहो तो गुड़गांव लेकर जा सकते हो, वरना आप घर ले जाओ, क्योंकि इनके पास 1-1.5 घंटा ही है। तो फिर उसी रात हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन फिर भी मम्मी पापा को गुड़गांव लेकर गई एम्बुलेंस में, लेकिन रास्ते गुड़गांव पहुंच भी गए थे और डॉक्टर ने वहां पर भी एडमिट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब ज़्यादा समय नहीं है। तो उन्होंने भी सिर्फ मशीन लगाकर कि लोग चेक कर सके कि अब कितनी सांसें चल रही है, वहाँ से भेज दिया था। तो रास्ते में ही 9 अप्रैल की सुबह लगभग 3 या 4 बजे पापा हमें छोड़कर चले गए थे और वही हमारी ज़िंदगी के सबसे पहला बड़ा हादसा था। और उस दिन के बाद से ही हमारी सारी ज़िंदगी उजड़ गई थी और हमारे पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। फिर हमारा पापा के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे जानने के लिए इसका 3rd पार्ट ज़रूर देखें और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर हमारी ज़िंदगी की ये घटना अगर आपको थोड़ा सा भी नम कर दे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, शायद किसी ने ही इतना सहा होगा, लेकिन हम किसी को दोष भी नहीं देते। शायद हमारे पिछले कोई बुरे कर्म होंगे जो हमें इस बार भुगतने पड़ रहे हैं। जब तक वो कर्म ख़त्म नहीं होंगे हमें वो भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं होती। और मौसी की भी वैसे तो क्या गलती है, अगर भगवान ने सब कुछ लिखा था, लेकिन फिर भी ये सब नहीं करना चाहिए था। और अगर कभी मौसी ये वीडियो देखे तो शायद उनको पछतावा हो कि उन्होंने क्या किया और हमारी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई। और आप सोच सकते हैं कि उस समय सिर्फ मेरा भाई 5 साल का था और पापा को इतना चाव था, सिर्फ 5 साल ही रह पाए भाई के साथ। वो इतना छोटा था, उसे कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो गया, और हमें भी इतना नहीं पता था, हम बिल्कुल छोटे छोटे थे। और उसके बाद भी यहीं पर कुछ ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी हमें मारने तक की कोशिश की गई, सिर्फ कुछ ज़मीन के टुकड़ों के लिए। कोई इतना कैसे गिर सकता है, अपने भाई की जान भी ले सकता है कोई, हमें समझ में नहीं आता। और भगवान सज़ा ज़रूर देता है, उनको भी उनके किए की सज़ा मिल गई थी 1 साल बाद। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि और क्या क्या हुआ था, आगे कैसे क्या हुआ था, क्योंकि इसी वीडियो में आगे और हम कंटिन्यू करेंगे तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये तो सिर्फ छोटी सी पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, और ज़िंदगी अब तक हमारे साथ ऐसे ही खेल रही है। तो धीरे धीरे मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें कि लोगों ने ये सही किया, हमारे अपनों ने ही हमें जान से मारने की कोशिश की और हमारा सब कुछ उजाड़ कर रख दिया, और कैसे कैसे हमारे साथ क्या हुआ। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो अपना साथ ज़रूर दें हमारे साथ, क्योंकि अब भी हम सुरक्षित तो नहीं हैं, हम ऐसे ही डर डर के जीते हैं। और इसी वजह से हमने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है, ताकि हमारे साथ कुछ भी गलत करने से पहले वो 100 बार सोचे कि पूरी दुनिया अब उनकी करतूतों को देखेगी कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप हमारा साथ ज़रूर दें
और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आपकी सब्सक्राइबिंग की काफ़ी ज़रूरत है। आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नए पार्ट और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।